Hello students, welcome back. Let us continue with the session on amalgamation of companies. एंड बच्चों हम लोग आज के सेशन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको मैंने पिछले क्लास में होमवर्क में दिया था। आइए बिगिन करें एक बार क्वेश्चन नंबर 20 के साथ में। लिखा था यहाँ पे P and Q Limited agreed to amalgamate their business. The scheme envisaged a share capital equal to the combined capital of P Limited and Q Limited. So P Limited and Q Limited are having a combined capital of 14,40,000. इसका मतलब ये हुआ कि जो नया कंपनी बनेगा यहाँ पे PQ Limited, उस PQ लिमिटेड में शेयर कैपिटल का मैक्सिमम कैपिंग कितना होगा, लिमिट कितना होगा, मैक्सिमम 14,40,000 का। आगे देखें, लिखा है और उसने यहाँ पे एसेट लायबिलिटीज को अक्वायर करा दोनों कंपनीज का और उसके बदले यहाँ पे शेयर इशू करे जाएंगे। हमें यहाँ पे समराइज बैलेंस शीट गिवन था पी एंड क्यू का। Consideration was to be based on the net asset of companies as shown in the above balance sheet. ये जो ऊपर हमें बैलेंस शीट गिवन है इसमें जितने भी नेट असेट्स हैं उसके ऊपर आपको कंसिडरेशन निकालना है, बट सब्जेक्ट टू एन एडिशनल पेमेंट टू पी लिमिटेड फॉर इट्स गुडविल to be calculated as its weighted average of net profit for the 3-year ended. So weighted average of net profit of the last 3 years. कहने का मतलब यह है कि जो आपको यहाँ पे पीसी का अमाउंट निकालना है दैट इज बाय यूजिंग द नेट एसेट मेथड, बट कंपनी पी के लिए आपको नेट एसेट मेथड के अंदर गुडविल का अमाउंट भी ऐड करना है और गुडविल का एग्जैक्टली वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा वो आपको क्वेश्चन में स्टेट करके दे रखा है। तो देखिएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले साल का प्रॉफिट आपको गिवन है 3 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। उसके बाद अगले साल का प्रॉफिट है 5,25,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 6,30,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये सब कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद में जो भी अमाउंट आएगा वो ऐड करा जाएगा और ऐड करने के बाद में यहाँ पे डिविजन हो जाएगा बाय 6, दैट इज द समेशन ऑफ द वेट्स एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ योर गुडविल। जरा हम चेक करें कि हमारा गुडविल का जो अमाउंट है बच्चों वो कितना निकल कर आया, जरा देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ पी लिमिटेड, हमने प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करा, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल फिगर आ गया 32,40,000। 32,40,000 को हमने डिवाइड करा बाय 6 एंड आई गॉट द अमाउंट ऑफ गुडविल एज 5,40,000। 5,40,000 का यहाँ पे गुडविल जो है बच्चों वो निकल कर आया है पी लिमिटेड के लिए। ऑल राइट, चलिए इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन। नाउ टू फाइंड आउट द परचेज कंसिडरेशन, अगर आप देखें तो यहाँ पे किसी भी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। सारे के सारे एसेट्स हम सेम वैल्यू के ऊपर टेक ओवर करेंगे, हम सभी तरह की लायबिलिटी सेम वैल्यू के ऊपर टेक ओवर करेंगे। ठीक है, तो मैं पी लिमिटेड के केस के अंदर जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे एसेट टेक ओवर करूंगा and all of these assets are worth rupees 18,60,000 और Q के लिए assets की वर्थ कितनी है 25,20,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे liabilities which are trade payables and bank overdraft। तो ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का लायबिलिटी माइनस करना है, इन सभी एसेट्स को टेक ओवर करना है, साथ में पी के केस में गुडविल को ऐड कर लेना है, आपके पास परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट निकल कर आएगा। जरा देखें, बहुत ही आसान था पीसी यहाँ पे निकालना। देखिए हमारे पास पीसी निकल कर आया फॉर पी लिमिटेड 21,60,000 एंड फॉर क्यू लिमिटेड 14,40,000। द ओनली डिफरेंस इज विद रिगार्ड टू द गुडविल अमाउंट जो हमें पी के केस में ऐड करना है बट क्यू के केस में इग्नोर करना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे गुडविल हमने जोड़कर नेट असेट्स का अमाउंट निकाला एंड नेट असेट्स आर इक्वल टू द परचेज कंसिडरेशन। अब आप एक बात ये समझेंगे कि पी लिमिटेड को हमें अल्टीमेटली कितने अमाउंट के शेयर इशू करने, वी हैव टू इशू देम शेयर्स वर्थ रुपीज 21,60,000 और क्यू के केस में हमें शेयर इशू करने वर्थ रुपीज 14,40,000। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या हम इतने नंबर ऑफ शेयर इनको इशू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो हमें शेयर कैपिटल रेज करनी है दैट कैन बी मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू ऑफ 14,40,000। यानी कि जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा वो तो एट मैक्सिमम 14,40,000 ही हो सकता है,
बट क्वेश्चन में एक बात ऐसी लिखी हुई है कि जो पेमेंट है वो शेयर्स के फॉर्म में करना है। यानी कि आप समझिए, मेरे पास में यहाँ पे दो अलग अलग ओपिनियन आती है, 21,60,000 प्लस 14,40,000। ठीक है, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। 21,60,000 प्लस 14,40,000, मुझे कुल मिलाकर पेमेंट करना है 36 लाख का। बट जैसा आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन में लिखा है कि आप एट मैक्सिमम 14,40,000 ही कैपिटल के फॉर्म में रेस कर सकते हो। ऐसी बात क्यों लिखी हुई है? देखिए, आप पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा था कि जो PQ लिमिटेड है उसका शेयर कैपिटल P लिमिटेड एंड Q लिमिटेड के कैपिटल के बराबर माना जाएगा। तो P का कैपिटल आ जाए 6 लाख और Q का कैपिटल है 8,40,000, यानी मैक्सिमम कैपिटल बनेगा 14,40,000। तो क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है? क्या हम 36 लाख का PC ओनली 14,40,000 की कैपिटल से रेस करके खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या सर हमें डिफरेंस के अंदर कैश देना चाहिए? नो, आप डिफरेंस में कैश नहीं दोगे। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि हम सोचें कि हम डिफरेंस के लिए कैश पे कर दें। नो, इट इज द रॉन्ग चॉइस। आपको कैश नहीं करना। जरा प्रैक्टिकली सोचिए, आप 14,40,000 की कैपिटल रेस करके भी 36 लाख का पेमेंट इजीली कर सकते हो। मालूम है कैसे? बाय द मैजिक ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमें यह मालूम है कि हमें 14,40,000 के शेयर इशू करने। हमारा एक शेयर कितने अमाउंट का है? हमारा एक शेयर का अमाउंट है 10 रुपीज ईच। बाय डिफॉल्ट अपन मान लेंगे, और शायद नीचे यहां पे कहीं पे गिवन भी है कि जो हमारा शेयर है वो 10 रुपीज ईच का है। लास्ट में लिखा था, देखो, 72,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हमें एक बात पहले से मालूम है कि अगर अपना एक शेयर 10 रुपीज ईच का है तो 14,40,000 की कैपिटल रेस करने के लिए हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 1,44,000। अब सोचिए, अगर आप 1,44,000 को एक हायर अमाउंट पे इशू करते हो तो क्या आपके पास टोटल 36 लाख का नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। यानी कि अगर मैं 36 लाख को, थिंक प्रैक्टिकली, अगर मैं यहां पे 36 लाख को डिवाइड कर दूं 1,44,000 से, तो मेरे पास एक शेयर की इश्यू वैल्यू निकल कर आएगी, हाँ या ना? अगर मैं 36 लाख को, मुझे 36 लाख का पीसी पे करना है, इस बात को मानते हो? अगर मैं 36 लाख को डिवाइड कर दूंगा 1,44,000 से, if I divide 36 lakh by 1,44,000, what will I get? I will get the issue value of one share, and that issue value of one share is 25। इसका मतलब बच्चों सीन बहुत ही क्लियर है। यहां पे एक शेयर 10 रुपए का इशू होगा, बट 10 रुपए का शेयर 15 रुपए के प्रीमियम पे इशू होगा। तभी तो आप इतने बड़े पीसी का अमाउंट 1,44,000 शेयर्स की हेल्प से पे कर पाएंगे। क्योंकि अगर एट पार इशू कर देंगे, तब तो आपका पूरा पेमेंट हो ही नहीं पाएगा। पूरा पेमेंट करने के लिए जरूरी है कि हम शेयर को हायर वैल्यू पे इशू करें। ऑल्दो ये सब आपको मैंने बातें समझाई, टेक्निकली समझाई कि ऐसा क्यों हुआ, बट आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में तो ये बात पहले से लिख के दे रखी है। आप पढ़ें आगे, क्वेश्चन में यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ था कि जो शेयर्स हैं वो हमें प्रीमियम पे इशू करने हैं। देखिए लिखा ही नीचे कि जो शेयर्स हैं वो हमें प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है, भाई प्रीमियम पे ही करने पड़ेंगे, बिकॉज पीसी का अमाउंट इतना बड़ा आ चुका है कि 1,44,000 अगर शेयर इशू करेंगे 10 रुपीज ईच के, तो आपके पास वो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो गारंटीड बात है, हमें प्रीमियम पे इशू लाना पड़ेगा। और जो शेयर्स हैं वो नेट असेट वैल्यू के प्रपोर्शन में दिए जाएंगे। जो शेयर्स हैं वो नेट असेट वैल्यू के प्रपोर्शन में दिए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में नेट असेट का वैल्यू निकल कर आया 21,60,000 एंड 14,40,000। यानी कि हम इसका एक प्रपोर्शन बना सकते हैं 216:144। यस और नो? वी कैन मेक अ प्रपोर्शन ऑफ 216/144। यस और नो? मतलब 216 तो पहले कंपनी का है नेट असेट, और 144 दूसरे कंपनी का नेट असेट है। सो 216:144 का अपना प्रपोर्शन बन के आ चुका है। इस प्रपोर्शन में हमें शेयर्स को इशू करना है। कितने शेयर को इशू करना है ये बात आपको पहले से मालूम है, फिर से बोल देता हूं, हमें इशू करने हैं 1,44,000 शेयर्स। ऑलराइट, तो 1,44,000 शेयर्स को इशू करना है, तो पी के हाथ में कितने शेयर्स आएंगे? 216/216 प्लस 144। ठीक है, और क्यू के हाथ में कितने शेयर्स आएंगे? 1,44,000 इंटू
144 अपॉन 216 प्लस 144। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी मैथमेटिक्स अप्लाई करके मैंने यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला बना दिया और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। इज इट ऑल राइट? ठीक है, जब ये नंबर ऑफ शेयर निकल कर आएंगे तो हम लोग यहाँ पे इजीली जज कर पाएंगे कि हमें शेयर कितने प्रीमियम पे इशू करना है। ऑल्दो ये अमाउंट आपको मैंने पहले से ही बता दिया कि 15 रुपीज का प्रीमियम निकल के आने वाला है, क्योंकि हमें टोटल पेमेंट करना है 36 लाख का, बट हमें शेयर कितने इशू करना है 1,44,000। तो मैंने 36 लाख को डिवाइड करा 1,44,000 से, मुझे पहले मालूम चल गया कि मुझे अपना एक शेयर 25 रुपीज पे इशू करना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी शो कर देता हूँ कंपनी वाइज। आप यहाँ पे कंपनी वाइज चेकिंग कर लीजिए एक बार। देखिए, टोटल शेयर कैपिटल हमें चाहिए 14,40,000। ऑल राइट, टोटल शेयर कैपिटल हमें चाहिए 14,40,000 और नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने हैं कितने? नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं 1,44,000। 1,44,000 को मैंने प्रपोर्शन वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो प्रपोर्शन वाइज डिवाइड करने के बाद में पी के हिस्से में कंपनी पी के लिए शेयर्स निकल कर आए 86,400 और कंपनी क्यू के लिए शेयर्स निकल कर आए 57,600। कंपनी पी के लिए शेयर्स आए 86,400 और कंपनी क्यू के लिए शेयर्स आ गए 57,600। पर मुझे पी को पैसा कितना देना है? मुझे पी को पैसा देना है 21,60,000। सो 21,60,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 86,400 शेयर्स। मेरे पास एक शेयर का इश्यू वैल्यू निकल कर आएगा, दैट इज अगेन 25 रुपीज ओनली। कॉमन सेंस वाली बात है, वो तो वही आना है। 25 रुपीज का शेयर हम इशू कर रहे हैं, 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, यानी कि पर शेयर का प्रीमियम कितना हो जाएगा? 15 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है? देख लीजिए एक बार। 15 रुपीज के प्रीमियम पे यहां पे हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं टू बोथ ऑफ द कंपनीज और शेयर्स का नंबर है 86,400 एंड 57,600। आई होप कि सब बच्चों ने इस पॉइंट तक इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक सॉल्व करा होगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ टफ था ही नहीं। देखिए, गुडविल निकालना बहुत ही आसान काम था, पीसी निकालना बहुत ही आसान था यहाँ पे, क्योंकि हमें सारे के सारे एसेट एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू के ऊपर टेक ओवर करने थे, मार्केट वैल्यू गिवन आपको नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा आपको पहले से मालूम था कि न्यू कंपनी का शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना होना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होना है, ये सब चीजें पहले से मालूम थी। उसको हमने प्रपोर्शन में डिवाइड भी कर लिया और प्रपोर्शन में डिवाइड करने के बाद में आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स भी आ चुके हैं 86,400 एंड 57,600 और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हमने ट्रीट कर लिया एज अ प्रीमियम। ऑल राइट, इज देयर एनी डाउट इन द वर्किंग? सो कैपिटल वाइज अगर शेयर्स के अकॉर्डिंग यहां पे चेक करें तो शेयर्स तो मिलेंगे 86,400 एंड 57,600 और अगर कैपिटल वाइज अमाउंट चेक करें तो कैपिटल वाइज पी का अमाउंट आएगा 8,64,000 और क्यू का कैपिटल वाइज अमाउंट आएगा 5,76,000। ठीक है जी, ये फंडा क्लियर हुआ सबका? इसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करना था बच्चों? इसके बाद हमें प्रिपेयर करनी थी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। पहले पीसी निकालने को बोल दिया, फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने को कह दिए, उसके बाद जर्नल एंट्रीज मांग रहा है फॉर पी क्यू लिमिटेड। तो ध्यान रखें यहाँ पे पी क्यू लिमिटेड ने इंडिविजुअली पी के बिजनेस को टेक ओवर करा एंड क्यू के बिजनेस को टेक ओवर करा। तो जो अपना पहला एंट्री है पीसी ड्यू करने का, वो तो अपन कंपाउंड करके बना सकते हैं। तो एंट्री क्या बनता है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड एंड टू द लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड। तो देखिए हमारा पहला एंट्री 36 लाख, 21 लाख 60 एंड 14 लाख 40,000। दूसरा एंट्री में हम क्या करेंगे? पहले पी के एसेट को टेक ओवर करेंगे, उसके बाद में क्यू के एसेट को टेक ओवर करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे पी के एसेट टेक ओवर करने के अंदर आपके पास पहले से गुडविल का अमाउंट अवेलेबल है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पी लिमिटेड के एसेट को टेक ओवर करने के लिए गुडविल निकल कर आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर और ये गुडविल का अमाउंट आया है 5,40,000, जिसको अपन पहले से निकाल चुके थे। चेक कर सकते हैं एंट्री। और जब क्यू के एसेट को टेक ओवर करेंगे तो देखें जरा क्या आने वाला है। क्यू के एसेट को टेक ओवर करने पर यहां पे कुछ भी निकल कर नहीं आया, ना तो गुडविल आया ना कैपिटल रिजर्व आया।
There is no goodwill, there is no capital reserve in case of Q Limited, but in case of P Limited there is a presence of goodwill worth rupees 5,40,000. दोनों बहुत ही आसान एंट्रीज थी. इसके बाद इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इनके लिक्विडेटर्स को पेमेंट करेंगे. किस फॉर्म में? शेयर्स के फॉर्म में. और जो शेयर का इशू हुआ है 15 रुपीज के प्रीमियम पे किया गया है. तो उस अकॉर्डिंग अपन एंट्री बनाएंगे पेमेंट का. देखिए, लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. इन द सेम वे हमने एक और एंट्री बनाया, लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. प्रीमियम पे हमने शेयर्स का इशू कर दिया. ऑल राइट. इसके अलावा हमने और भी कुछ शेयर इशू करे हैं एंड दे आर वर्थ 72,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट द सेम प्रीमियम इन विच द पीसी वाज इशूड. ठीक है, जितने प्रीमियम पे आपने पीसी जो है पे करा है उतने ही प्रीमियम पे 72,000 शेयर्स भी आपको इशू करने हैं. सो 72,000 मल्टीप्लाई बाय द टोटल अमाउंट दैट इज 25. इतना पैसा हमने रेज करा बाय इशू ऑफ शेयर्स. तो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर का हमने डायरेक्ट एंट्री बना दिया. आप चाहें तो एंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला एंट्री बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अगला एंट्री बन जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. मैंने यहाँ पे एक सिंगल एंट्री बनाकर दे दिया है. ठीक है, जहां पे प्रीमियम का वैल्यू आ गया 10,80,000, कैपिटल का वैल्यू आ गया 7,20,000 और टोटल बैंक वैल्यू है 18 लाख. ठीक है, तो ये जो आखिरी वाली एंट्री है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करके बना सकते हो, या सिंगल इस तरह से आप कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंट्रीज वाला पोर्शन क्लियर हुआ? द पोर्शन ऑफ एंट्रीज इज क्लियर और नॉट? क्वेश्चन में बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ओनली प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स का था. उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा टफ पॉइंट था ही नहीं. सो एंट्रीज हैव बीन वेरीफाइड. आगे बढ़ जाएं बैलेंस शीट पे. सो बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे सर्टेन नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे. सबसे पहला नोट आपका बनेगा शेयर कैपिटल का. रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट भी क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अराइज हुआ है. करंट लायबिलिटीज में आप कौन कौन से नोट बनाएंगे? देखिए, ट्रेड पेएबल्स के नोट की रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि डायरेक्टली आपको वैल्यू गिवन है, आप उसका नोट अवॉइड कर सकते हो. रही बात बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन है, सुनिएगा. या तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए अलग से नोट बना सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड बैंक बैलेंस से सेट ऑफ करा दें, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दें. और मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर यही ओपिनियन लिया है. हमने बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बैलेंस से सेट ऑफ कर दिया. अगर आप ये वाला ओपिनियन नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर शो करेंगे. ठीक है, मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे दे देता हूं. अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट को स्टिल लायबिलिटीज का पार्ट माना है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर रिपोर्ट करा जाएगा. अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस से एडजस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में शो नहीं करना, आप एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस उसको माइनस कर सकते हो. और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास इस क्वेश्चन में इतना सफिशिएंट बैंक बैलेंस आ चुका है कि हम इसको इजीली सेट ऑफ करा पाएंगे. ऑलराइट, तो आइए एक बार देखें जरा बैलेंस शीट की सभी वैल्यूज को. शेयर होल्डर फंड्स में हमारे पास में यहाँ पे शेयर कैपिटल आया विथ वैल्यू ऑफ 21,60,000. ये हमें मालूम चल चुका है. वैसे भी कैसा आया 21,60,000 देखें जरा. 21,60,000 का जो शेयर कैपिटल है इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. 14,40,000 तो कैपिटल डिसाइड हो चुका था पहले से पीसी पे करने के लिए. उसके अलावा हमने एडिशनल कैपिटल कितना रेस करा? एडिशनल कैपिटल हमने यहाँ पे रेस करा है 72,000 इंटू 10, दैट इज 7,20,000. सो 14,40,000 प्लस 7,20,000
क्लियरली वैल्यू आ जाएगा 21,60,000। तो 21,60,000 शेयर कैपिटल का अमाउंट है, उसमें से 1,44,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वाला पॉइंट हमको मेंशन करना पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर अगला पॉइंट आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पे आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जहां जहां पे प्रीमियम आया उसको ऐड करना है। तो देखिए प्रीमियम का अमाउंट सबसे आखिरी एंट्री में निकल कर आया 10,80,000। प्रीमियम का अमाउंट उससे पहले वाली एंट्री में आया 8,64,000, और उससे पहले वाली एंट्री में आया 12,96,000। मैंने सारे के सारे प्रीमियम्स को ऐड कर दिया और टोटल वैल्यू आ गया 32,40,000। तो प्रीमियम का अमाउंट इन द रिजर्व एंड सरप्लस इज 32,40,000। ट्रेड पेबल्स के लिए मुझे किसी नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट आ गया 7,80,000। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में टेंजिबल असेट्स आएंगे जिसके नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अमाउंट है 18 लाख। इनटेंजिबल असेट के लिए गुडविल अमाउंट है 5,40,000, अपन पहले से निकाल चुके थे वर्किंग नोट के अंदर। इन्वेंटरीज के नोट की रिक्वायरमेंट है नहीं, ट्रेड रिसेबल का नोट्स नहीं चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए मैंने यहाँ पे कितना अमाउंट शो करा है 15,60,000 आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये अमाउंट कैसे आया 15,60,000 रुपए। इसको निकालने के लिए हमने चेक करा हमारे पास कितना बैंक बैलेंस आ चुका है। बैंक बैलेंस हमारे पास है बच्चों यहाँ पे आया 18 लाख का। ऑलरेडी हमारे पास कितना बैंक बैलेंस था 3 लाख का। टोटल बैंक बैलेंस 21 लाख हो गया। 21 लाख के बैंक बैलेंस में से मैंने माइनस कर दिया 5,40,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट, और मेरा एग्जिस्टिंग नया बैंक बैलेंस कितना आ गया 15,60,000। 15,60,000, ठीक है। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप सबने सही करा होगा इसको। बताइए, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाएं। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज डन। इनफैक्ट अगर हम देखें तो हमने आई थिंक इस सीरीज में काफी सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं। मुझे लगता है कि शायद हमने 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रॉम 1 to 20 वी हैव कंप्लीटेड एवरी सिंगल क्वेश्चन, राइट? ओके देन 21 भी अपना कवर अप हो चुका है, 22 भी हमने कवर कर लिया, 23 भी हो गया, 24 भी हो गया, 25 भी हो गया। तो सिंस हमने यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लिए हैं फ्रॉम 1 to 25, और इन सभी क्वेश्चंस में आपने देखा कि या तो हमने पीसी कैलकुलेट करा है या फिर हमने जो भी अकाउंटिंग परफॉर्म करा है दैट वाज ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द परचेजिंग कंपनी। और आपको मालूम है कि अमेलगमेशन में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं वहां पे परचेजिंग कंपनी भी है और वेंडर कंपनी भी है। तो अभी तक हमने चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर वेंडर कंपनी के अकाउंटिंग के बारे में कुछ समझा ही नहीं है। तो अब वो समय आ चुका है जहां पे हम लोग समझने वाले हैं कि वेंडर कंपनी अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा। क्या वेंडर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे फ्यूचर में भी, या उसको नहीं करने पड़ेंगे आगे जाके मेंटेन, ये सब बातें हम अभी समझने वाले हैं। तो जरा आप सोचिए वेंडर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेंडर कंपनी बेसिकली अपने बिजनेस को सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? परचेजिंग कंपनी को सेल कर रहा है। यानी कि वेंडर कंपनी का बिजनेस आगे से कौन रन करेगा? परचेजिंग कंपनी रन करेगा। इसका मतलब वेंडर कंपनी टेक्निकली क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है। और यह बात आपको पहले से मालूम है क्योंकि जब हम लोगों ने अमेलगमेशन के नोट्स पढ़ना स्टार्ट करा था बच्चों, जब हमने अमेलगमेशन के नोट्स लिखे थे, जरा आप देखें, मैं आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे लेके चलता हूं हमारे नोट्स की ओर। तो आपको मैंने समझाया था कि अमेलगमेशन में प्रैक्टिकली हम दो तरह की एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं। पहली बात यह कि जहां पे दो कंपनीज मिलकर एक न्यू कंपनी फॉर्म कर देती हैं, तो जो पुरानी दोनों कंपनीज हैं उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ए कंपनी ने और बी कंपनी ने एक दूसरे को अमेलगमेट करके कंपनी सी फॉर्म करा। सो कंपनी ए एंड कंपनी बी आर दी वेंडर कंपनी और दी ट्रांसफर कंपनीज, एंड दीज टू कंपनीज विल बी लिक्विडेटेड एंड अ न्यू कंपनी विल बी फॉर्म, दैट इज कंपनी सी। अब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा? एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करेगी, तो एक कंपनी खत्म हो जाएगी और एक कंपनी एक्सटेंस में रहेगी। यानी कि एक बात श्योर है कि अमेलगमेशन के अंदर जो वेंडर कंपनी है वो शट डाउन हो जाएगी और जो परचेजिंग कंपनी है वो आगे जाके प्रिवेल करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेंडर कंपनी का अकाउंटिंग है वो किस चीज के लिए है? उस कंपनी के बिजनेस को शट डाउन करने के लिए है।
और बिजनेस को शट डाउन करने का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास में एसेट्स हैं उनको बेच दो, जो भी हमारे पास लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कर दो, और फिर जो पैसा बच जाए उससे क्या करो? ओनर्स का पेमेंट कर दो। बड़ी सिंपल सी अकाउंटिंग है भैया, आप समझे। अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, कैसे बंद करेंगे? जो भी एसेट्स हैं पहले उनको बेचेंगे, फिर उससे जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, और फिर अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो अपने घर पे लेके जाएंगे, यानी कि ओनर को पैसा मिल जाएगा। और कंपनी के केस में ओनर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स के बीच में वो मनी बांट दिया जाएगा, विच आर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड दी इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको परचेजिंग कंपनी की अकाउंटिंग सिखाई थी, विच वॉज वेरी वेरी इजी। परचेजिंग कंपनी की अकाउंटिंग के लिए आपको मालूम है, या तो हम बनाएंगे 7 एंट्रीज या हम बनाएंगे 8 एंट्रीज। 7 एंट्रीज आर इन द केस ऑफ व्हाट? इन द केस ऑफ परचेज और मर्जर, इन द केस ऑफ मर्जर, एंड मैक्सिमम 8 एंट्रीज आर इन द केस ऑफ परचेज। ऑलराइट, तो ऐसे ही यहाँ पे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करना है फॉर द अकाउंटिंग ऑफ द वेंडर कंपनी, एंड यहाँ पे भी एंट्रीज लिमिटेड है इन नंबर। जितना एंट्रीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं आज, उसके बियॉन्ड आपको कोई एंट्री एक्स्ट्रा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जब तक कि क्वेश्चन की कोई स्पेशल कंडीशन ना आ जाए कि अमेलगमेशन से पहले हमें कुछ और भी टास्क परफॉर्म करना है। जैसे आपने देखा अभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आया था कि अमेलगमेशन से पहले स्पेशली आप रिवैल्यूएशन पे करिए, अमेलगमेशन से पहले डिविडेंड पे करिए, तो वो एक अलग कहानी हो जाती है। बट जो वेंडर कंपनी की अकाउंटिंग है उसकी एंट्रीज फिक्स्ड है, और आपको वही एंट्रीज यहाँ पे क्रिएट करनी है। बात समझ में आ रही है? तो आइए फ्रेश पेज निकालेंगे आप मेरे साथ में, और लिखेंगे अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, और यू कैन से द वेंडर कंपनी। राइट डाउन द हेडिंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी और द वेंडर कंपनी। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको पूरे के पूरे सीरीज ऑफ स्टेप्स प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा आपको सारी की सारी बातें। लिखें अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी और द वेंडर कंपनी। ऑल राइट, और ये बच्चों काम कैसे करना है? फॉर दिस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो वेंडर कंपनी के अकाउंटिंग के लिए हमें ओपन करना है रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, क्लास 12th में जनरल एक चैप्टर आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो उसका मतलब क्या है कि आप पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को शट डाउन करते हो, उसके लिए भी आप ओपन करते हो रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को भी खत्म करने के लिए या कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए अपन क्या ओपन कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट में हमें क्या करना है? इस अकाउंट के अंदर हमें एसेट्स को ट्रांसफर करना है, फिर एसेट्स को सेल ऑफ करना है, फिर लाइबिलिटीज का हमें क्या करना है? पेमेंट करना है, और फिर जो बचा कुचा पैसा है, प्रॉफिट है, वो किसको बांट देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांट देना है। ठीक है, तो बिल्कुल फिक्स्ड प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना है। एंड द स्टेप नंबर 1 इज ओपन अप अ रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल द एसेट एट द बुक वैल्यू। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको आगे इसके बारे में डाउट आने वाला है कि सर आपने बताया था हमें अमेलगमेशन 2 नेचर का होता है, मर्जर के नेचर का और परचेज के नेचर का। जब हमने परचेजिंग कंपनी की अकाउंटिंग सीखी थी तो आपको मैंने बताया था कि मर्जर में कुछ एंट्रीज अलग होती हैं और परचेज में कुछ एंट्रीज अलग होती हैं। क्या वही सेम नियम यहाँ पे भी अप्लाई करेगा? नहीं बच्चों, ट्रांसफरर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या वेंडर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि अमेलगमेशन कौन से नेचर का है। चाहे से अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का हो, चाहे से अमेलगमेशन परचेज के नेचर का हो, द एंट्रीज आर ऑलवेज द सेम। ठीक है, तो वेंडर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बिल्कुल भी चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अमेलगमेशन का नेचर क्या है। यू कैन ब्लाइंडली मेक दीज एंट्रीज वेदर द अमेलगमेशन इज ऑफ मर्जर नेचर और ऑफ द परचेज नेचर। ठीक है, तो आते हैं पहले स्टेप पे। हमें ओपन करना है रियलाइजेशन अकाउंट एंड हमें ट्रांसफर करने हैं सारे के सारे एसेट एट द बुक वैल्यू। ध्यान रखें, ट्रांसफर बुक वैल्यू पे करा जाएगा। बट अगर परचेजिंग कंपनी की बात कर रहे थे तो परचेजिंग कंपनी जितने भी एसेट्स को अक्वायर करता है वो उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है, और अगर मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो फिर उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है। यानी कि जब भी मैं वेंडर कंपनी की बात करूंगा तो मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि मार्केट वैल्यू कितनी है, मुझे केवल रिकॉर्डिंग किस पे करना है? बुक वैल्यू पे करना है। बट पीसी निकालते वक्त हम क्या लेते हैं? मार्केट वैल्यू। परचेजिंग कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए क्या लेते हैं? मार्केट वैल्यू। बट वेंडर कंपनी के अकाउंटिंग के लिए क्या ले रहे हैं? बुक वैल्यू। नाउ व्हाई ओनली बुक वैल्यू एंड नॉट द मार्केट वैल्यू? क्योंकि अगर आपने एंट्री मार्केट वैल्यू पे ले ली तो फिर कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा।
और अगर डिफरेंस क्रिएट होगा तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज नहीं कर पाएंगे। हमारा पर्पस ये है कि जो भी हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल है वेंडर कंपनी की, उस बैलेंस शीट को हमें वाइप ऑफ करना है, खत्म करना है, वैनिश करना है। तो उसके लिए उसी वैल्यू पे ट्रांसफर होना जरूरी है जो वैल्यू बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है। अगर आप कोई डिफरेंट वैल्यू उठा लेंगे तो फिर बैलेंस शीट में एक डिफरेंस रह जाएगा और वो नहीं रहना चाहिए। दैट इज वाई वी टेक इट एट द बुक वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करना है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ऑल द एसेट? जो भी आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको आइटम्स गिवन है, चाहे से वो नॉन करंट एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, आपको ट्रांसफर करना है, वेदर दे हैव बीन टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इफ कैश इज गिवन एज अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट, यानी कि अगर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है तो ये आइटम आप रियलाइजेशन अकाउंट में तब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन स्पेशली ना हो कि उसने कैश भी टेक ओवर करा है। अच्छा, रूल आपको मैंने ये बताया था, अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं होता, वी ऑलवेज अज्यूम दैट ईच एंड एवरी एसेट एंड ईच एंड एवरी लायबिलिटी हैज बीन टेकन ओवर। बट हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करे थे जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन आया था कि हमने कैश एंड बैंक को टेक ओवर नहीं करा। तो अगर आपको ऐसा पॉइंट मालूम है कि परचेजिंग कंपनी ने खरीदते समय कैश एंड बैंक को टेक ओवर नहीं करा, तो फिर आप कैश एंड बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे। यानी कैश एंड बैंक तभी ट्रांसफर हो सकता है जब वो टेक ओवर किया गया हो। अगर टेक ओवर नहीं करा तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। अब मैं आप सिंपल सी एंट्री पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू हाउ डू यू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, जहां पे एसेट हमने ट्रांसफर करे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो मेरा एंट्री क्या बनेगा? मेरा एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो हर एसेट को मैं इंडिविजुअली मेंशन कर दूंगा। ऑल राइट, और ये जो ट्रांसफर है वो कौन सी वैल्यू पे इनिशिएट होगा? बुक वैल्यूज पे इनिशिएट होगा। ये मेरा पहला एंट्री बन गया। बच्चों, बहुत बार क्या होता है कि हमें एसेट साइड में कुछ ऐसे आइटम्स मिल जाते हैं जो प्रैक्टिकली एसेट नहीं है, बट उनको हमने एज एन एसेट रिपोर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल पीएनएल में डेबिट बैलेंस, तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस क्या है? लॉस। तो हमने उसको एसेट साइड में शो कर रखा है। अब प्रैक्टिकली ये एसेट नहीं है, तो ये जो पीएनएल का लॉस है वो किसको मिलेगा? ऑफ कोर्स हमारे ओनर्स को। और कौन से ओनर को स्पेशली मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अगर आपके पास पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर ना होकर कहां पे ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट। इनफैक्ट बहुत बार ऐसे एक्सपेंस होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बेसिकली फिक्टिशियस एसेट, जो आपको बैलेंस शीट में दिख सकते हैं एसेट साइड में, और प्रैक्टिकली वो भी एसेट्स नहीं है। तो अगर आपको कोई फिक्टिशियस एसेट विजिबल है तो उसको भी राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ कौन सा अकाउंट में करना है? इन द शेयर होल्डर्स अकाउंट, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। बिकॉज प्रैक्टिकली वो एसेट नहीं, आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। सेल नहीं कर पाएंगे इसका मतलब कौन से अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट का समरी बनाना चाहूं तो समरी केवल इतना सा निकल कर आता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में आपको ओनली वही एसेट ट्रांसफर करने हैं जिनको आप सेल कर सकते हो। जिन एसेट को सेल करना पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है सेल करना, उनको अपन ट्रांसफर नहीं करते हैं इन द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एंड दोज आर ओनली योर फिक्टिशियस एसेट, यानी फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करने हैं। द ओनली एक्सेप्शन इज फॉर द कैश बैलेंस। अगर कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस टेक ओवर करा है तभी ट्रांसफर होगा, टेक ओवर नहीं करा ट्रांसफर नहीं करना। ऑल राइट, डाल दीजिए हेडिंग। और बच्चों साथ में आप ये फर्स्ट स्टेप जो है उसको नोट करेंगे। नोट डाउन द फर्स्ट स्टेप एंटायरली। We are doing the accounting in the books of transferor company or the vendor company, and the accounting is for the purpose of shutting down the books of accounts of the vendor company. अपन लोग वेंडर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शट डाउन करना चाहते हैं, उसके बिजनेस को एंड करना चाहते हैं। ठीक है, उसकी बैलेंस शीट खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप था रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन करना और उसमें सारे के सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे जो हमने थियरी लिखा हुआ है उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे दो एंट्रीज आपको बना दी हैं। नोट करें जरा इनको, फर्स्ट स्टेप को नोट करें। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे के स्टेप को भी समझेंगे।
चलिए स्टेप नंबर 1 कॉपी कर लिया है, आगे बढ़ जाते हैं विद स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 इज रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। हमने स्टेप नंबर 1 में बच्चों ट्रांसफर कर दिया था एसेट, सभी तरह के एसेट ट्रांसफर कर दिए बुक वैल्यू पे। अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। बट आपको क्या ध्यान रखना है, लायबिलिटीज ओनली वही ट्रांसफर करी जाएंगी जिनको टेक ओवर किया गया है। अगर किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी को टेक ओवर नहीं करा तो उसका ट्रीटमेंट सेपरेटली किया जाएगा, यानी उसका पेमेंट अलग से किया जाएगा। अगर परचेजिंग कंपनी ने किसी लायबिलिटी को टेक ओवर नहीं करा तो उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट द लायबिलिटीज विच द परचेजिंग कंपनी इज टू टेक ओवर। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं हो तो अपन तो जनरली क्या मानते हैं, सभी तरह की लायबिलिटीज का टेक ओवर किया गया है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि ओनली सच एंड सच लायबिलिटी हैव बीन टेकन ओवर, इसका मतलब जो उसके अलावा बाकी लायबिलिटीज उनको टेक ओवर नहीं करा। तो जिन भी लायबिलिटीज को टेक ओवर नहीं करा है उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। नाउ इन केस ऑफ प्रोविजंस, बहुत बार हमें यहाँ पे कुछ प्रोविजन एंड रिजर्व्स दे रखे होते हैं, तो उसका कुछ पोर्शन फ्री होता है और कुछ पोर्शन एक्सपेंस के लिए मीट आउट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। लेट अस से कि इसका जो अमाउंट गिवन है बैलेंस शीट में दैट इज 50,000 एंड देयर इज नो लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे फंड को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इस फंड को आप ट्रांसफर कर देंगे इन द अकाउंट ऑफ द ओनर्स हु आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। बट लेट अस से कि इसके अगेंस्ट में आपके पास कुछ लायबिलिटी है, 50,000 का फंड है और उसके लिए 40,000 की लायबिलिटी पे करनी है। तो जो 40,000 का फंड होगा, जितना पोर्शन लायबिलिटी के लिए पे होना है उतना पोर्शन कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन केस ऑफ द प्रोविजन द पोर्शन विच रिप्रेजेंट्स अ लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू अराइज इन फ्यूचर शुड बी ट्रांसफर्ड एंड द पोर्शन विच इज नॉट रिक्वायर्ड शुड बी टेकन एज अ प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसको मिलता है, ऑब्वियस सी बात है शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 समझ में आया। चलिए तो पॉइंट नंबर 2 के रिस्पेक्ट में क्या एंट्री बनाएंगे, हम लायबिलिटीज के बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं इन द रियलाइजेशन अकाउंट। सो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सो आई विल मेक द एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, टू द रियलाइजेशन अकाउंट and this transfer is to be again done at what value, at book value। ठीक है, मैं आपको भी लिखने का चांस देने वाला हूं, पहले एक बार मुझे एंट्री लिखने दो उसके बाद कॉपी कर लेना। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यू। ऑल राइट, और अगर कोई प्रोविजन या रिजर्व आपको दे रखा है, अगर आपको कोई प्रोविजन या रिजर्व दे रखा है, सो प्रोविजन और रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप प्रोविजन, हम फंड भी ले सकते हैं यहाँ पे, प्रोविजन और फंड अकाउंट डेबिट। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है या कोई स्पेसिफिक फंड है तो उसको हमने उसके नेम के अकॉर्डिंग डेबिट करा, ट्रांसफर कहाँ पे करा, रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना पोर्शन ट्रांसफर होगा, टू एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, जितना भी लायबिलिटी का एक्सटेंट है वो तो ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। और अगर कोई लायबिलिटी नहीं है या कोई फ्री पोर्शन है तो वो कहां ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कौन सा पोर्शन, फ्री पोर्शन। ऑल राइट, नोट कर लें, सिंपल पॉइंट। वैसे अगर आप देखें तो ये अकाउंटिंग बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपने पहले से पढ़ा होगा इन पार्टनरशिप ऑल्सो। पार्टनरशिप में भी जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स की अकाउंटिंग होती है बिल्कुल इसी पैटर्न पे करी जाती है। बस वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर की जगह पर क्या आते हैं, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है,
और क्योंकि ये कंपनी है तो कंपनी में शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाकी अगर आप देखिए तो स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर से हैं। स्टेप नंबर 2, नोट इट डाउन।
चलिए स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। स्टेप नंबर 3 इज फॉर मेकिंग द ट्रीटमेंट फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो देखिए स्टेप नंबर 1 में एसेट को ट्रांसफर करा, चाहे से वो एसेट टेक ओवर करे हो या टेक ओवर नहीं करे हो। स्टेप नंबर 2 में हमने सिर्फ उन्हीं लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा जिनको टेक ओवर किया गया है। अब ये जितने भी एसेट टेक ओवर हुए और जितने भी लाइबिलिटीज टेक ओवर हुए उसके बदले हमें कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, पैसा मिलेगा या फिर शेयर्स मिलेंगे या फिर डिबेंचर मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो परचेसिंग कंपनी ने एसेट खरीदे या जो हमसे लाइबिलिटी खरीदी उसके बदले हमें कुछ पेमेंट मिलेगा, एंड दैट पेमेंट इज नोन एज व्हाट, परचेज कंसिडरेशन। सो फॉर द एसेट टेकन ओवर एंड फॉर द लाइबिलिटीज टेकन ओवर वी आर गोइंग टू गेट सम पेमेंट। उस पेमेंट को रिकॉर्ड करने का अपन एंट्री बना रहे हैं, किसके बुक्स में, वेंडर कंपनी के बुक्स में। आपको ध्यान है परचेजिंग कंपनी के बुक में इसका एंट्री क्या बन रहा था, परचेजिंग कंपनी के बुक में एंट्री बन रहा था बिजनेस परचेज और बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। इस तरह का एंट्री बना रहे थे। यहाँ पे हम क्या एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनेगा परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, ओके, टू द रियलाइजेशन अकाउंट। बड़ा सिंपल सा एंट्री है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। दिस एंट्री इज मेड विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। बच्चों मैं ये चाहूंगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम स्टेप वाइज सॉल्व करें, जिससे आपको पूरा ये सीक्वेंस भी समझ में आए और मेरी क्लास में हर बच्चा एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर पाए। उससे क्या होगा, आपकी कोई भी एंट्री रहेगी नहीं। ठीक है ना, जैसे हमने देखा, हमने परचेसिंग कंपनी के केस में जितने क्वेश्चन सॉल्व करे हमने सीक्वेंस को फॉलो करा, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी हुई और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आपके लिए आसान हो गया। ठीक है ना, वही सेम काम हम लोग यहाँ पे वेंडर कंपनी के लिए भी फॉलो करेंगे, इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज यहाँ पे लिखवा रहा हूँ एक एक बात। स्टेप नंबर 3 बहुत ही आसान, क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 4, परचेजिंग कंपनी ने जो आपको पीसी देना था अब वो आपको पे करेगा, और पेमेंट आपको मालूम है अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। पेमेंट कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, पेमेंट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, इनफैक्ट पेमेंट डिबेंचर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आप शेयर होल्डर्स को पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में ही करेंगे, हम शेयर होल्डर्स को पेमेंट किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे तो ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे सभी चीज एक्सपीरियंस करी है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करा प्लस कैश के फॉर्म के अंदर ही पेमेंट कर दिया। इन द सेम वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करा, साथ में कुछ कैश भी पे करा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जहां पे पेमेंट डिबेंचर्स के फॉर्म में किया गया था। ठीक है, तो जो भी हमारे पास में आया, अगर हमारे पास में कैश आए तो हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट। अगर हमारे पास इक्विटी शेयर्स आए तो हमने यहाँ पे करा इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। समझ रहे हैं, जो भी चीज आई उसकी आपने एंट्री बना दी। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट करा, इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी आए तो इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी डेबिट कर दिया। अगर प्रेफरेंस शेयर्स आए तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, फंडा क्लियर है, जो भी चीज आ रहा है उसको डेबिट कर दें। अगर डिबेंचर्स आए सो डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी डेबिट कर देंगे। ध्यान रखना गलती से भी यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मत करना। आप समझ रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं हो सकता। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट खोलने का अधिकार किसको होता है, जो शेयर इशू करता है। तो परचेजिंग कंपनी इशू करते वक्त लिखता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू -% डिबेंचर्स। बट जिस कंपनी को ये शेयर्स मिल रहे हैं, डिबेंचर मिल रहे हैं, क्या वो कैपिटल टर्म यूज कर सकता है? नहीं, उसके लिए तो एक तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे एज एन एसेट उसको डेबिट करा गया है, हमें ये मिल रहा है। टू, ये सब कुछ किससे मिला, ये सारा का सारा सामान आपको परचेजिंग कंपनी से मिला विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, परचेज कंसिडरेशन। यानी कि ये जो हमने एंट्री बनाया इट इज फॉर द डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जिसका एंट्री आप परचेजिंग कंपनी के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड कर रहे थे, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस तरह से अपन एंट्री बना रहे थे, तो उसी चीज का हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री बनाया
इन द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी। पहले अपन ने पीसी को ड्यू करा, उसके लिए हमने एंट्री बनाया परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर हमने पीसी को रिसीव करा इन द वेरियस मोड्स, तो हमने उसका यहाँ पे एंट्री क्रिएट करा। ठीक है, नोट कर लें जरा अपनी कॉपीज में स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4।
Done with step number 3 and step number 4. Let us move ahead. Step number 5. देखिए, हमने ऊपर वाले पॉइंट में समझा था, पॉइंट नंबर 2 में, कि अगर किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी को परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं करा है तो हमें उसको स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा, उसका अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वहां पे जो ट्रीटमेंट है हम स्टेप नंबर 5 में करने वाले हैं। अगर किसी लायबिलिटी को परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं करा तो उसका पेमेंट स्पेशली किससे करना पड़ेगा? वेंडर कंपनी को खुद से पेमेंट करना पड़ेगा। अब समझिए, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी है, लेट अस से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसको टेक ओवर नहीं करा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं करा तो उसका हमें पेमेंट करना है। एंट्री क्या बनाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। तो टू में क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। तो मैंने यहां पे एंट्री बना दिया लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि जो लायबिलिटी का पेमेंट है वो लोअर साइड पे हो जाए या वो अपर साइड पे हो जाए। कहने का मतलब, मेरी बात समझिए, लायबिलिटी का अमाउंट बैलेंस शीट में था 20,000 विच इज नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, और उसके अगेंस्ट में हमने पेमेंट कर दिया 20,000। बहुत ही अच्छी बात है, 20 का पेमेंट करना था, 20 का ही पेमेंट कर दिया। बट सोचिए 20 का पेमेंट करना था और पेमेंट करा 21, तो हमने 1000 का एक्स्ट्रा पेमेंट करा। अब ये एक्स्ट्रा पेमेंट किस रीजन की वजह से हो सकता है? हो सकता है कि हमने कोई रिकॉर्डिंग में मिस्टेक कर दी हो, क्या पता हम कोई बैलेंस लिखना भूल गए हो, या फिर हमने अगर पेमेंट में डिले कर दिया तो हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ गया हो। ठीक है, तो जो अमाउंट बैलेंस शीट में है उससे हो सकता है कि हमें रियलिटी में अमाउंट ज्यादा देना पड़ जाए या फिर हमें अमाउंट कम देना पड़ जाए। तो अगर हमने एक्सेस अमाउंट पे कर दिया तो हमें नुकसान हुआ। उस नुकसान को अपन कहां पे डेबिट करेंगे? इन द रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ये कब होगा? अगर हमने पेमेंट एक्सेस में करा है, तो जितना भी एक्सेस पेमेंट है वो हमारे लिए क्या है? नुकसान है। और वो नुकसान कहां पे ट्रांसफर होगा? इन द रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर हमने पेमेंट कम करा, हमें पेमेंट कम करना पड़ गया, यानी पेमेंट करना था 20,000, हमको करना पड़ा ओनली 18,000, तो हमें फायदा हो गया। ठीक है, तो जो हमें फायदा हुआ वो फायदा अपन अगेन एज अ प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करेंगे? इन द रियलाइजेशन अकाउंट। सो इफ देर इज अ डेफिसिट पेमेंट, अगर पेमेंट हमने कम करा है, दैट विल गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हमने पेमेंट एक्स्ट्रा करा है तो वो भी कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। बट एक्स्ट्रा करने पर लॉस होता है, इसलिए डेबिट करा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, और पेमेंट कम करने पर फायदा होता है, इसलिए वो एज क्रेडिट करा जाएगा इन द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यानी जिस लायबिलिटी का हमने पेमेंट करना है, जिस लायबिलिटी का पेमेंट वेंडर कंपनी खुद करेगा, उसका एंट्री अलग से बनाया जाएगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ऑल राइट, नोट करें जरा स्टेप नंबर 5। नोट डाउन स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 नोट कर लिया है?
इसके जो आगे के स्टेप्स हैं वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, आज की क्लास में मैं आपको ये 5 स्टेप्स करवाऊंगा। जो आगे के स्टेप्स हैं वो हम फर्दर सेशन में डिस्कस करेंगे एंड उसके अलावा हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे अगले सेशन में। ऑल राइट, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।